इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात भाग 5। इसमें हम संस्थाल अगुआ बासिंदे के बारे में पढ़ेंगे। हमने टॉपिक जो शुरुआत किया है कुदाल और हल के बारे में, उसी में 2.2 हमारा है संस्थाल अगुआ बासिंदे। अगुआ का मतलब मैंने आपको पिछले भाग में बताया कि बिचवनिया, जिसको दलाल भी बोला जा सकता है, वो लोग। तो सन 1810 की बात है, जब हम सब उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजुड़िया पहाड़, क्या नाम है, गंजुड़िया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था, उसको पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर, चट्टान के इलाके से बीच से उसके निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, बहुत पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चलता है कि, क्या पता चलता है, उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से, मानव इंसानों के द्वारा मेहनत करने के अनुसार पूरे तरीके से मेहनत करने के कारण उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है, मतलब उस क्षेत्र की पूरा नक्शा ही बदल गया है। उसने लिखा, गंजुड़िया में अभी अभी काफी जुताई, गंजुड़िया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, क्योंकि उस समय हल आ गया था तो जुताई हो गई, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ भैया, तो इसकी सुंदरता जो है, समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है इस पूरे इलाके को। यहाँ की जमीन उलबता क्या होता है, यहाँ की जमीन उलबता चट्टानी है, उलबता मतलब भरभरा टाइप का वैसी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया जमीन है। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों, समझो यहाँ पर कि उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और इन्हीं कहीं नहीं देखा था। ये दो चीज वहां पर जितना अच्छा था बाकी इलाके में देखने में नहीं मिला था। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संस्थालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली है, मतलब संस्थाल लोग जो हैं कृषि क्षेत्र की सीमाएं बहुत हद तक बढ़ा लिया है। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। कब? 1800 के आसपास। उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, वहां पर जो रहते थे उसको ऊपर से नीचे भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहां बस गए थे संस्थाल लोग। उसके पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाकर कुछ बताना चाहते हैं। ये आप तस्वीर देखो, ये मड़ई का बना हुआ झोपड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 झोपड़ा तो इधर दिख ही रहा है। और ये सब आगे सब घूर फार सब धनकैले है, सब गाछ है, कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये तस्वीर क्या बताता है, देखिए इसमें 10.10 ये तस्वीर है। संस्थाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र जो है 1850 के दशक के प्रारंभ में ही इसको वाल्टर सेरविल द्वारा ये चित्र बनाया गया था। किसके द्वारा? वाल्टर सेरविल के द्वारा। गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बहुत बढ़िया जमीन है, बहुत बढ़िया गांव है, शांतिपूर्ण है और बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता है कि बाहर की दुनिया ने इस पर आकर कुछ ना कुछ कर्मकांड किया होगा। एकदम सिंपल सा गांव है। और पहले के गांव ऐसे ही हुआ करते थे। पहले के गांव में भूत पिचास, डाइन फिसाइन ये सब की बात तो थी ही। वहां पर भगवान देवता का भी बहुत ज्यादा नाम हुआ करता था। और इन सबसे बड़का यहाँ पर तो थे लोग, और इतने कमाल के लोग कि लोगों को बैठाका लगता था रोज। आज के जमाने में बैठाका सिस्टम खत्म। आजकल कहाँ लोग घर में जाएंगे तो सोफा पर बैठेंगे तो ठीक है, अब बाहर जाएंगे तो कोई घास पर बैठ नहीं सकता जल्दी, पिछवाड़ा गंदा हो जाएगा, पाइंट गंदा हो जाएगा। अरे जिस दिन यार धरती से मोहब्बत हो जाए उस दिन कुछ गंदा नहीं होता है, सब साफे रहता है। हम लोग आराम से मिट्टी पर, बालू पर, सब पर खेलते थे, अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बड़े हो गए तो भी खेलना वैसे ही है, मौका मिलता है, जगह मिलता है तो खेल लेते हैं, नहीं तो कहाँ समय मिल पाता है।
संस्थाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे थे, ये बात यहाँ पर है। तो संस्थाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे कि भैया तुमको हम भाड़े पर रखते हैं, तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा काम कर दो। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का इजाजत दे दिया कि भैया तुम यहाँ पर जंगल में अब रह सकते हो। तो निमंत्रण दे दिया कि अब जंगल में रहो। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संस्थालों की ओर गया कि चल भैया ये पहाड़ियां नहीं मानेगा सब, ये समतल जगह वाला आया तो संस्थल में मानेगा सब। तो पहाड़ियां लोग जंगल काटने के लिए हल को साथ लाने को तैयार नहीं थे। अब जितने भी पहाड़ी लोग थे तो पहाड़ियां लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे कि हल को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो केवल हाथ लगाने की बात थी। जिस तरह 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, लोग विद्रोह कर रहे थे कि नहीं गाय और सुअर का चर्बी लगाए, हम दांत से लगाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब एक क्रांति होता है। तो ऐसे ही क्रांति थी उनमें कि हम भैया हल को हाथ नहीं लगाएंगे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते हैं, अभी भी उपद्रवी व्यवहार करते। आज जंगल के आदिवासियों के पास जाओ ना यार, तुम्हारी तो पूछे नहीं करेंगे, तनको पूछ नहीं करेंगे। आज भी क्या भारत में आदिवासी नहीं है? आप पूरब में जाओ, पूरा आदिवासी का झुंड है। उड़ीसा में जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, मध्य प्रदेश में है, गुजरात के गांव में हिले है, लेकिन वहां के लोगों को आप त्रास कर देते हैं, इसलिए उसको डर लग जाता है। नहीं तो पहले के जो जंगली लोग हुआ करते थे कम थे क्या? आज भी आप केरल में जाओ, कर्नाटक में जाओ, तमिलनाडु के कुछ इलाका है वहां पर जा सकते हो, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना के पठान इलाके में है, ढक्कन इलाके में, महाराष्ट्र में है। तो वहां पर पूरा का पूरा जनजातीय समूह आज भी वास करता है। उसी को हम लोग ST SC बोलते हैं, मतलब पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जनजातीय वर्ग। ये कौन है? आदिवासी ही है। हम लोग पिछड़ा वर्ग है, हम लोग भी जाति, हम लोग क्या है? आदिवासी ही है। हम लोगों ने सभ्यता की पाठ पढ़ी, मॉडर्न कल्चर पढ़ा, उसके बाद हम लोग धोती कुर्ता, छोड़ो यार वो खाल पहनने से हम लोग धोती कुर्ता पे है, धोती कुर्ता को पैंट पर आ गए हैं, पैंट और शर्ट पे। अब भाई ऐसा ऐसा एक्टर और एक्ट्रेस हो गया है कि लोगों को अब चड्डा चड्डी पला देगा, बिकिनी पहना दे रहा है, सब पैंट पहन रहे हैं कि कमर के नीचे चल जा रहा है, थोड़ा सा घिस दो तो पूरा ठेवना नीचे चला जाएगा। ऐसे इसको छपरी लोग हम लोग बोलते हैं, आइंदा सब लोग बोलते हैं छपरी है। जबकि बात किया जाए तो इसके विपरीत संस्थाल आदर्श बासिंदे प्रतीत होते थे। संस्थाल जो थे, पहाड़ियों के अलावा जो संस्थाल लोग वहां थे, आदर्श थे, अच्छे थे, भले भाले लोग थे, बासिंदे लोग थे, बच सकते थे कहीं भी, क्योंकि उन्हें जंगल का सफाया करने में कोई हिचक नहीं था। लाओ यार कुल्हाड़ी लाओ, काटेंगे अभी जंगल यार। और वे भूमि को पूरी तरीके से लगातार जोतते थे, एकदम धरले से जोत रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। संस्थालों को जमीनें देकर, जितने भी संस्थाल थे उन सभी को जमीनें देकर राजमहल की तलहट्टी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया था कि भैया अब ठीक है। 1832 तक जमीन के लिए काफी बड़े इलाके को दामिने कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था कि भैया ऐसे ऐसे बात है। इसी संस्थालों की भूमि घोषित कर दिया गया था इन सबको, और उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था कि आपको इसी इलाके के भीतर अब जीवन व्यतीत करना है, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। स्थलों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त भी थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार कर लिया गया था कि भैया ऐसा ऐसे बात है इसका। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई थी और इसे मैदानी इलाके के स्थानीय कृषकों की दुनिया की ओर से पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया था। दुनिया से अलग, पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया था। मतलब इनके
दिए जाने वाले सारे जमीन को अलग थलग रखा गया था। नियम था भैया, यही इन लोगों का कारण था। हो सकता है कुछ नया अजूबा करना चाहते हैं। दामिने कोह, तो दामिने कोह के सीमांकन के बाद, उसका जो सीमा जब लग गया, बॉर्डर लग गया, तो उसके बाद संस्थानों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ते गए। संस्थानों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 में कुल मिलाकर 13-14 साल के बाद 1473, मतलब 1473 तक उनकी गांव की संख्या पहुंच गई। इसी अवधि में संस्थानों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, उससे बढ़कर कब, जो संख्या 3000 थी 1838 में, वो 1851 में बढ़कर 82,000 हो गया उनकी जनसंख्या। समझो कितना तेजी से प्रोडक्शन किया अपने आप को। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होते गया। खेती का विकास, खेती बढ़िया से, तो राजस्व की आने से, जब राजस्व आने लगा कंपनी के पास, तो उनकी तिजोरी भरने लगी भैया। 19वीं शताब्दी के संस्थाल गीतों और मिथकों में, उनके संस्थाल गीत हुआ करते थे, चाहे उनकी कहानियां, उनमें उनकी यात्रा के लंबे इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है कि ऐसे ऐसे बात था, ऐसे ऐसे लड़े, वैसे ऐसे काम किए, तब इतना आगे पहुंचे हैं। उनमें कहा गया कि संस्थाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे, हमेशा चलते रहते थे। अब बात यहाँ पर चली आ जा रही है कि यहाँ दामिने कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लगा दिया गया। जो यहाँ पर आया उसका पूर्ण विराम लगा दिया गया, और धीरे धीरे जंगली और संस्थानों के बीच में संपर्क सीधा साधते गया, तो जनसंख्या का रूपरेखा भी सब बदलते चला गया। इसका एग्जाम्पल आप नेपाल देख सकते हो, बांग्लादेश को देख सकते हो, और हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के लोग अलग होते हैं, उधर के लोग अलग होते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन किस चीज का, जेनेटिक का, जींस का। तो ये लोग बहुत बढ़िया से अपना सब चीज तैयार किए, तब जाकर आज इतना आगे तक पहुंच सके थे। जब संस्थाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे, तो जब उनको मौका मिला राजमहल की पहाड़ियों में बसने का, तो उस समय पहले पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया था, पर मतलब अंत में आते आते वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए कि यहाँ पर रहोगे मारे जाओगे, अच्छा बात है, अंदर चले जाओ, ऐसा करो। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर जाने से रोक दिया गया। आप नीचे नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, बीच में रुके रहो। ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया था उनको, जहां पर टेम्परेचर भी ठीक तरीके से ना हो, ठंडा गर्मी सब वहां पर कुछ महसूस नहीं, एक बराबर का ठंडी वाले मौसम हो जाए, वहां पर उनको कैद कर दिया गया था। समझो कि आप जंगल में कैद थे, जंगल में उनको कैद कर दिया गया था। आप नीचे नहीं जा सकते, ऊपर तो आप जाइए नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऊपर तो पूरा पहाड़ी इलाका है जी, इसलिए उनको सीमित कर दिया गया था कि आप बीच वाले इलाके में रहो, बंजर वाले इलाके में। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, खाना पीना नहीं होगा तो पड़ेगा। आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्रवृत्ति उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहते थे कि भैया ऐसे ऐसे होगा तो हम देखेंगे, जिसमें जमीन खोजने या जमीन की भूमि की प्रवृत्ति, चाहे उनकी प्राकृतिक उर्वरता जानने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए ही ये जाने जाते थे। लेकिन बात यहाँ पर था कि आगे चलकर वे गरीब हो गए और झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने। अब झूम खेती कब करेंगे, जमीन मिलेगा तब ना, और भूमि के प्राकृतिक उर्वरता जो था उसका उपयोग करने की जो क्षमता था उसी पर निर्भर करते थे। जब सबसे ज्यादा उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गए, अच्छा जमीन नहीं मिलने लगा, क्योंकि वे अब दामीन का हिस्सा बन चुके थे। दामीन कौन सा, दामीन का हिस्सा बन चुकी थी। दामीन कौन, भुखमरी, मरो, कुछ भी करो मरो। इसलिए पहाड़ियां लोग
खेती के अपने तरीके मतलब झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए थे तो पहाड़ियां शिकारों को भी, जितने भी शिकारियां थे तो शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके विपरीत संस्थान लोगों ने अपनी पहले वाली खान बदोश क्या होता है, पहले वाली खान बदोश जिंदगी को छोड़कर, पहले इधर उधर घूमते रहेंगे, शिकार करके खा लेंगे, तो उन सभी जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरीके से वाणिज्यिक फसलों की खेती करने में लग गए थे कि भैया अब हम भी खेती करेंगे, और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। अब मतलब थोड़ा मोरा बुद्धि हो गया था, समझ गए थे। ये सिंधु माझी हैं, संस्थाल विद्रोह का नेता। और सिंधु माझी कोई और दूसरा कोई नहीं है। अब माझी के इलाके में, माझी के छोड़ दो ना, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि आप झारखंड, बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे रहोगे कोनाई पे, तो वहां पर आपको माझी लोग बहुत ज्यादा दिखते थे। तो वही उधर कहीं माझी थे जिसका नाम था सिद्धू माझी। तो ये संस्थाल विद्रोह का नेता हुआ करते थे। तस्वीर आप देख सकते हो। किंतु यहाँ पर देखा जाए तो संस्थानों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया था कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संस्थानों को भी पता था। संस्थानों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी, बहुत ज्यादा पैसा लगा रही थी। साहूकार, दिक्कू, जितने भी साहूकार हुआ करते थे, तो साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे कि इतना रुपया देंगे तब तुमको पैसा देंगे, इतना टैक्स लगाकर ही पैसा दिया जा सकता है जी। कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर लिया जाता था, करते जा रहे थे। और जमींदार लोग जितने भी थे, दामिन इलाके पर, जितने भी नीचे का इलाका था खेती बाड़ी करने वाला, तो दामिन इलाके पर अपने नियंत्रणों का दावा कर रहे थे कि ये हमारा इलाका है, इस पर हमारा ही रोजी रोटी, हमारे बाप परदादा का है बस। 1850 के दशक तक आते आते संस्थान लोग जो थे यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संचार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के राज्य के विद्रोह करने का समय अब आ गया था कि अब भैया विद्रोह करेंगे, अब राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। 1855 से 56 के संस्थाल विद्रोह के बाद संस्थाल परगने का निर्माण कर दिया गया था। मतलब उनका एक नेता, एक लीडर का निर्माण कर दिया, एक संगठन का निर्माण हुआ था जिसके लिए 5500 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर तो नहीं, मील है, वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम। तो भागलपुर और बीरभूम का इलाका आपको पता है। मैं आपको जरा डिटेल्स में बताता हूँ कि भागलपुर के इलाके में किस तरह क्या क्या हुआ था। तो भागलपुर आप जानते हो कहाँ पर है, भागलपुर, और उसके ऊपर आज के जमाने में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, और इधर अररिया है, सुपौल है, सहरसा है, मुंगेर है, मुंगेर के नीचे बंगा, जमुई, तो ये सब इलाके एक तरीके से बॉर्डर के संरक्षण में आते थे, बंगाल और बिहार के बॉर्डर। यहाँ पर नीचे झारखंड भी लगा हुआ है। तो झारखंड वाले भी तो पहले बिहार में थे ना, अब ना जी, अब आगे बट गए हैं, पहले थोड़े बटे थे। तो नहीं बटे थे तो बिहार के थे, अब बिहार के थे तो समझ सकते हो कितना बड़ा विद्रोह होना चाहिए। लेकिन उनकी आवाजों को दबाया गया, बहुत तेजी से दबाया गया, इसीलिए वो मतलब समझ लो कि बर्बाद हो गए थे। आगे यहाँ पर देखिएगा कि भागलपुर और बीरभूम जिले में से लिया गया था। अभी बीरभूम जिला शायद झारखंड में है। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि, औपनिवेशिक सरकार को आशा थी, मतलब एक तरीके से आस लगाए थे कि संस्थानों के लिए नया परगना बनाने, मतलब नया कुछ कानून बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संस्थान लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि नया इलाका बना दे, आपको नया जगह दे दे, आपको कानून बना दे, तो वो लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा औपनिवेशिक शासक वाले, मतलब अंग्रेज लोग समझते थे। अब कैसे समझते थे, हम लोग क्या समझे, ये सब जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए।
अब हम ऊपर से बात लेते हैं, ऊपर का हमने छोड़ कर जब आया ना उसके बारे में। ये तस्वीर आप सामने देख सकते हो, ये तस्वीर के ऊपर का मैं पाठ पढ़ के बताता हूँ। तो ऊपर नहीं, नीचे ही लिखा गया है। तस्वीर देखो किस तरह यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही है, किससे? सैनिकों से, और इधर आदिवासी जो तीर धनुष लेकर अपना चला रहे, तलवार लेकर लड़ रहे हैं। तो संस्थाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेड लंदन न्यूज में प्रकाशित किया गया है। इस विद्रोह ने संस्थालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई देता था, चित्र 10.10 अब निरसंस एवं बर्बरता पूर्वक कृतियों के स्थान पर दिख रहा है, बना हुआ है। जो शांत थे अब लड़ने को तैयार थे, जो नहीं मारते थे आज मारने को तैयार थे। तो ये सब बदलाव देखने को मिला है भैया। ये देख सकते हो इन लोगों के शरीर पर कितना बाल हुआ करता था पहले, लेकिन आज के इंसानों के ऊपर इतना बाल नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कपड़ा तो था नहीं जिस तरह हम लोगों के पास है। हम लोग कंफर्टेबल जिंदगी जीते इसलिए हम लोगों का बाल उतना नहीं है, और ये लोग उतना नहीं जीते थे इसलिए बाल था। एकदम जब ठंडा हवा बहेगा इन लोगों का सारा बाल खड़ा हो जाएगा, एकदम भालू के पूंछ जैसा। ये सामने नीचे वाला तस्वीर देख सकते हो आप, 10.13। कल्पना कीजिए इस तस्वीर को देखकर, संस्थालों के गांव जल रहे हैं। देखो इधर कहीं आपको कुछ दिख रहा है क्या जलते हुए? पीछे दिख रहा होगा कि उनके गांव जल रहे हैं। और 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेड लंदन न्यूज में प्रकाशित इसको किया गया है। चित्र है वहां का। विद्रोह कुचल दिया जाने के कारण, जब विद्रोह कुचल दिया गया उसके बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांव को आग लगा दी गई। कौन लगाया? अंग्रेज लगाए। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाया गया। देख लो ऐसा ऐसा होता है वहां पे, और भड़काया गया। गौरवपूर्वक बात यहाँ पर यह है कि यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं दिखाने के लिए ही वहां पर ये सब चलता था, और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है इसके बारे में भी वहां पर बताया जाता था लोगों को अखबार के माध्यम से, कि हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि भैया बहुत जगह पर इलाद के मुंह भी खाए हैं। लेकिन कौन उतना दूर, पहले तो रेलवे उतना बढ़िया से था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया तो हिले नहीं था, इंटरनेट तो हिले नहीं था, टेलीफोन हिले नहीं था। तो बाद में जाकर टेलीफोन बना, नहीं तो कहां से तो कुछ नहीं हो पाता ना। ये देख लो संस्थालों को कैदी बना लिया गया यहाँ पर, और सब पहले लंगोटा ही पहनते थे, लंगोटा और पछावट पहन कर घूम रहे हैं। क्या पहले का? अरे भैया वो ड्रेसे था उस समय का। वाले लंगोटा पर कुछ नया पत्ता वत्ता लगा लेंगे, क्या एक नया स्टाइल है रे भैया, नया स्टाइल बना लो उसको। तो चित्र आप देखो 10.14, संस्थाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इलस्ट्रेड लंदन न्यूज 1856 में इसको छापा गया है। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित वहां पर जो जीता हुआ कर्मचारी है, हाथी पर बैठा हुआ, घोड़ा पर बैठा हुआ। तो विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार है, घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुरगुरा रहा है, मतलब हुक्का फूंक रहा है। देखो यहाँ पर यह तस्वीर यह दिखाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, वहां पर बताया जाता था, और विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं और कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसी तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया था कि भैया ब्रिटिश हुकूमत अब पूरे विश्व पर राज करेगी। ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में, ब्रिटिश लोग अपनी जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी कि ये सब दिखाकर उन लोगों को आश्वस्त करा सकते थे कि भैया देख ले, दूसरे देश में जाकर हम इतना क्षति पहुंचा सकते हैं तो अपने देश में तुमको क्या नहीं कर देंगे, इसलिए सरकार की बात मानो, इसमें तुम्हारी भलाई है।
तो ऐसे ऐसे बात उन लोगों को बोलकर ये लोग भड़का दिया करते थे। तो इन लोगों का भी अपना मन था भड़क जाना। आज का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक को गोली मारोगे 100 भागेंगे, और लेकिन एक भी पागल आपको हुंड मिल गया तो 100 पर अकेला भारी पड़ जाएगा वो। संस्थानों के बारे में बुकानन क्या बोलते हैं, उनका विचार क्या है? नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे, लेकिन नीचता से रहते थे, बहुत ज़्यादा नीचता से। और इनकी झोपड़ियों में कोई बड़ा नहीं होता था, कोई बड़ा नहीं होती, और दीवारें सीधी खड़ी की गई। छोटे छोटे सटी हुई झोपड़ियों की बनी होती है उनकी घरें। झोपड़ी है जिन पर भीतर की ओर लेप प्लस्तर लगा होता था। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचली होती थी और उनकी छत सपाट होती है और उनमें उभार बहुत कम होता है। मतलब ऊपर से जो झोपड़ा रखा जा रहा है खरपतवार का, तो उसमें उभार नहीं हो पाता था, चारों तरफ से ढका हुआ रहता था। आगे पीछे खुला है लेकिन उसको भी लोग ढक दिया करते थे कि जानवर वगैरह से सुरक्षित रहेंगे। अब यहाँ पर देखना, कड़ुआ के पास के चट्टानों में क्या क्या हुआ था। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे पर्यवेक्षकों से भरी हुई है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जिसका यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है। मतलब वो ग्रेनाइट का पहाड़ था जिसमें लाल लाल फ्लेड अस्पार क्वार्ट, मतलब वो पहाड़ का पत्थर का मतलब नाम था। क्वार्टज और कला अबरक लगा है, उसमें कला अकबर लगा हुआ है। वहां से आधा मील से अधिक की दूरी पर, आधा मील कितना, करीबन 1 किलोमीटर करीब में, तो उतनी दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वहां भी अस्तरहीन, क्या है यहाँ पर, अस्तरहीन, अस्तरीय चाहे अस्तरहीन दोनों एक ही है। तो अस्तरहीन थी क्या मतलब, वैसे ही थी, सब लगा हुआ था। और उसमें बारीक दाने वाला ग्रेनाइट था जिसमें पीला सा क्या था, फेल्डस्पार सफेद सा, क्वार्टज और काल अबरक था। एक तरीके से ग्रेनाइट का पत्थर था, भरभरा पत्थर भी था। ऊपर का समझते हो भरभरा पत्थर होता है, बुंदीला पत्थर होता है, लेकिन ग्रेनाइट को हम काट कर चिकना करते हैं तब न जाकर हमें अच्छा लगता है, नहीं थोड़े अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर अगले भाग में बुकानन का विवरण पढ़ेंगे। आपको कुछ भी डाउट है, संदेह है, कुछ बताना चाहते हैं, बेझिझक हमें कमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।